हाँ जी स्टूडेंट्स, आज बेटा केमिकल काइनेटिक्स के इस पार्ट में हम करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। देखो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम किसी भी रिएक्शन को देखकर सीधा सीधा नहीं बता सकते कि ये कितने ऑर्डर रिएक्शन है। हमें कुछ एक एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, उस बेस पे बताते हैं कि ये कितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, फिर इसकी स्पीड कितने रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो वो कौन से एक्सपेरिमेंट हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। लेकिन उनको स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा सा ग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए। तो ग्राफिकल के बारे में देखें तो आपने एक इक्वेशन देखी होगी +1 क्लास में, y = mx + c। ये किसकी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन की, है ना। इसमें आप बोलते हो कि जो y और x होता है वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। और जो m होता है वो क्या होता है भाई? हमारे पास स्लोप, जो कैसे निकालते हैं हमें? टेंजेंट थीटा की हेल्प से। और जो c होता है वो क्या होता है? इंटरसेप्ट। अब देखो क्या है कि हम टेंजेंट थीटा को देखकर या स्लोप की वैल्यू को देखकर हम 4 केस बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला केस होगा कि एक बार स्लोप हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार केस ऐसे होंगे जब हम स्लोप नेगेटिव लेंगे। तो देखो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपने बता रखा है कि सिर्फ फर्स्ट में और थर्ड में क्या होता है? टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो किस में आएगी? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। अगर हम यहाँ पर c इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 ले लें, इसका मीनिंग क्या होगा कि जो लाइन होगी ना वो क्या होगी? सेंटर से पास होगी। ये हमारे पास फर्स्ट केस बन गया। आगे बात समझे। लेकिन जब हम यहां पर c ≠ 0 ले लें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसी लाइन को पैरेलल में या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ राइट डाउन करेंगे, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? x और y की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मान लो y और x की वैल्यू पॉजिटिव ही ले और c ≠ 0 ले, तो ये हम लाइन क्या करेंगे? पैरेलल में ऊपर की तरफ ड्रा कर देंगे। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास कौन सा केस बन जाएगा भाई? सेकंड केस बन जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया? अब बात आती है कि जब हम स्लोप नेगेटिव ले लें तो स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? या तो सेकंड या फिर फोर्थ। अब यहां पर फिर से अगर c = 0 ले लोगे तो जो लाइन होगी वो कहां पर होगी? इस सेंटर से पास हो जाएगी। बोलो यहां तक समझ में आया? ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा केस बन जाएगा भाई? थर्ड केस बन जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया? कर लोगे। लेकिन अगर आपने c ≠ 0 किया तो मैंने क्या बताया था? हमें लाइन जो ड्रा करनी पड़ेगी वो इसके पैरेलल या तो नीचे की तरफ या फिर इससे ऊपर की तरफ। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? x और y की वैल्यू के ऊपर ना। अगर x और y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो हम सिर्फ इसको क्या कर देंगे? ऊपर की तरफ पैरेलल ड्रा कर देंगे। बोलो यहां तक समझ में आया? अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है बेटा। ये हम क्या देखते हैं कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कब है? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 से कम होती है, 90 के इक्वल होती है। अब सेकंड में आते ही टेंजेंट थीटा नेगेटिव हो गया ना। कहने मतलब जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा आ जाए तो क्या हो जाएगी? स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर तुम क्या देखोगे? देखो ये एंगल है 90 से क्या हो जाता है हमारे पास? ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा केस भाई? जब स्लोप नेगेटिव आए और c ≠ 0 आए। तो ये ग्राफ पे आपको समझ में आ गए। अब इन ग्राफ की हेल्प से देखो हम किस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड में रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ निकालेंगे। अब मान लो हमें 0 ऑर्डर के लिए देखना चाहिए तो एक बात बताओ हमें, हमने इस तरफ ले लिया मान लो कंसंट्रेशन, ठीक है। इस तरफ हमने मान लियो क्या ले लिया? रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमने पहले बता दिया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में
रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है नहीं करती। अब मान लो रेट ऑफ रिएक्शन इतनी है, अब चाहे तुम उसके अंदर कितनी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था, जब सनलाइट लेते हो तो ठीक है, पेड़ पौधे अपना खाना बना लेते हैं, लेकिन अगर हमने उसको अब्सेंस ऑफ लाइट इनपुट कर दिया तो उसके अंदर हम कितना भी पानी डालते रहे, यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रिएक्शन तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन अगर ग्राफ इस तरीके से आता है तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी भाई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। आपको न्यूमेरिकली पोर्शन में दिया जाएगा कि भाई मान लो हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, मान लो कितनी थी, 10 थी, बाद में टी टाइम के बाद ये 8 हो गई, फिर 6 हो गई, इस तरीके से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पर सेम आए, यहाँ पर 3 × 10⁸ है तो 3 की पावर यहाँ पर अगर ये सेम रहती है, इसका मतलब क्या हो गया कि कंसंट्रेशन चेंज होने पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम रहे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? वो जीरो ऑर्डर ना। आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। तो तुमने क्या कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी मतलब है जितना कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे उतना क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास अगर रेट ऑफ रिएक्शन को मैं y अब मान लेता हूँ और इसको मैं अगर x मान लूँ, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आए, उसको मैं स्लोप मान लूँ, तो यहाँ पर c क्या है? 0, स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो ये कौन सा केस आ जाएगा हमारे पास? फर्स्ट केस ना, है ना। तो जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आ जाएगा? सेंटर से पास होगी, इस तरीके से आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ इस तरीके से आता है तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी? वो फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर में आप क्या देखोगे कि जी यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन अब की बार है जितना रिएक्टेंट लिया है उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं y मान लूँ, प्रोपोर्शनल साइन को मैं m मान लूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये x²। ये किसकी इक्वेशन होती थी? इक्लिप्स, है ना। तो तुम ये बोलते हो कि हाइपरबोला या इक्लिप्स आपने पढ़ा होगा +1 क्लास में, उसमें क्या करते हो तुम? थोड़ा सा ये जो लाइन आएगी ना वो थोड़ी सी क्या आ जाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, इस तरीके से। आगे बात समझ में। तो अगर मान लो ग्राफ में ये लाइन थोड़ी सी नीचे आती है तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी? ये सेकंड। ऊपर रहती है तो फर्स्ट ऑर्डर, और अगर इस तरीके से आ जाए तो जीरो ऑर्डर। आगे बात समझ में। अब एक इंटीग्रेटेड रेट मेथड से और देखो, इंटीग्रेटेड रेट मेथड से कैसे निकालेंगे। उसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ निकालेंगे। अभी हम किसके बीच में ग्राफ निकाल रहे थे भाई? रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। अब हम किसके बीच में निकालेंगे? टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। तो अगर आपको ये देखना हो तो आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आती थी हमारे पास? पहले तो यहाँ पर टाइम लिख दो। जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आती थी K = 1/T R0 - R, यही आती थी, ठीक है। अब इसमें तुम्हें इस और इसके बीच में ग्राफ निकालना चाहते हो। अगर दो चीजों के बीच में ग्राफ निकालते हो तो क्या करते हो? एक को इस तरफ ले आते हो ना तुम। अगर मैं T को इस तरफ ले भी आऊं तो ये क्या हो जाएगा? 1/K। इस इक्वेशन को खोल दो, 1/K इंटू में R0 माइनस 1/K क्या हो जाएगा? ये R। अब तुम ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन, ये किस काम करेगा? X का। वर्सेस टाइम, ये किस काम करेगा? Y का। इसके साथ जो भी चीज होती है वो किस काम करती है? M का। और ये किस काम करेगा भाई? C का। तो ये हो गया ना इक्वेशन हमारे पास, y = mx + c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर देखो जो स्लोप आता है वो क्या आता है तुम्हारे पास? नेगेटिव, और c ≠ 0। तो इसका मतलब कौन सा केस बन जाएगा हमारे पास? है फोर्थ केस, जिसकी इस तरीके से वैल्यू आती थी, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम अगर ग्राफ इस तरीके से आता है जहां पर जो आपका स्लोप आएगा वो क्या आएगा? -1/K।
तो अगर इस तरीके से ग्राफ आता है तो कौन सी ऑर्डर हो जाएगी भाई, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, स्लोप कितना आएगा, -1/k। आगे बात समझ में। अब देखो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखें तो अगर मैग्नीट्यूड अकेले की बात करें तो 1/k लिखना पड़ेगा आपको स्लोप में। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर में देखें तो हम स्लोप देखकर ही बताएंगे कि भाई स्लोप कितना आता है, उसी से हम आइडिया लगाएंगे कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखो, k = 1/t मल्टीप्लाई 2.303 log ऑफ R0/r। ये थी हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब तुम यहां पर क्या देखोगे, जी t इस तरफ है, 1/k इस तरफ है, मल्टीप्लाई बाई 2.303। इसको कैसे लिखते थे हम, जो log a/b होता है log a माइनस log b। बोला था समझ में। अगर इसको हम ओपन कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास भाई, 2.303/k log ऑफ R0 माइनस 2.303/k log ऑफ R। अब अगर हम कंसंट्रेशन कहने वाला log R वर्सेस टाइम ग्राफ निकाल लें तो फिर से ये किस काम करेगा भाई, y का। ये किसका काम कर रहा था, x का। ये किसका काम करेगा, m का। और ये किस काम करेगा, c का। तो तुमने यहाँ पर क्या देखा, फिर से वही केस, जिस स्लोप नेगेटिव, c ≠ 0। फिर से वही फोर्थ केस आ जाएगा। अब की बार अगर आपसे स्लोप की वैल्यू पूछे मैग्नीट्यूड में तो आप कितने बताओगे, 2.303/k। आगे बात समझ में। तो अगर स्लोप की वैल्यू इतनी आती है, जब हमें कंसंट्रेशन का लॉगरिथम और टाइम के बीच में क्या निकालें, ग्राफ निकालें, तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी आपकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब देखो ये कब मेथड यूज होते हैं, जब हमारे पास रिएक्टेंट सिर्फ एक ही टाइप का हो। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के रिएक्टेंट हैं तो क्या करेंगे, तो देखो उसके लिए आता है इनिशियल मेथड। उसके लिए कौन सा आ जाएगा भाई, इनिशियल मेथड। तो सबसे पहले अगर इनिशियल मेथड के बारे में आपको पूछा जाए तो पहली लाइन आप क्या लिखोगे कि दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन। कौन से रिएक्टेंट, डिफरेंट रिएक्टेंट। तो यहां पर इनिशियल मेथड में हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के रिएक्टेंट कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन करेंगे भाई, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने पर स्पीड के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इनिशियल मेथड क्या कहता है कि सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। सभी रिएक्शन की कंसंट्रेशन क्या कर देंगे भाई, हमें कांस्टेंट, छोड़ के सिर्फ एक को। तो सीधी सी बात, अगर सभी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही कर दी तो जितनी भी फॉर्मेशन हो रही है प्रोडक्ट की वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर मान लो हम उसके ऊपर देखें रेट ऑफ रिएक्शन, मान लो हम सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाता है, अल्फा आ जाता है। अब इसकी कंसंट्रेशन भी क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। इसकी भी कांस्टेंट थी। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आता है भाई, बीटा। और सी के रिस्पेक्ट में कितना आ जाए, मान लो गामा। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया। लाइन ही दो याद रखनी आपको कि इन दिस मेथड वी टेक द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट एक्सेप्ट वन, ठीक है, ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। अब सभी के एक बार कंसंट्रेशन कांस्टेंट लेकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जी कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर देंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी कैसे। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा आता है भाई, ओस्टवाल्ड मेथड आता है। कौन आता है, ओस्टवाल्ड। वो भी कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं। बस इसमें और उसमें क्या फर्क है, इसने क्या बोल दिया, जब आप कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले रहे हो उसकी जगह वहां पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दो। कहने का मतलब ये है कि सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम बहुत ज्यादा ले लेंगे, सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या लेंगे, कम लेंगे। अब मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई मान लो आप कोई शोरूम ओपन करते हो, दुकान ओपन करते हो,
ठीक है। तो उसमें से कितना सामान आपका बाहर जा रहा है, बिक रहा है, सेल हो रहा है, उसके ऊपर आपकी दुकान की स्पीड डिपेंड करेगी ना। लेकिन अगर आपने बहुत सारा सामान लिया है, बहुत सारा का मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा सामान रख लिया और उसमें अगर थोड़ी बहुत चीज़ बिक रही हैं, सेल हो रही हैं, तो आप क्या बताओगे, वो आपके लिए क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी ना। आ रही है ना बात समझ में, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि अगर हम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले भी लें, अगर उनके अमाउंट में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ भी जाएगा तो वहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर या उनके अमाउंट के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। लेकिन अगर जिसकी अमाउंट कम ली है उसके ऊपर क्या करेगी, फिर रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करेगी, क्योंकि वो पहले यूज होगा। तो सेम उसी तरीके से जिसकी कंसंट्रेशन आप कम ले रहे हो, सिर्फ उसी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, डिपेंड करेगी। फिर से ए की अगर कंसंट्रेशन कम ली तो अल्फा ऑर्डर आ जाएगा, फिर बी की कंसंट्रेशन कम लेंगे तो बीटा ऑर्डर आ जाएगा। एग्जाम्पल बिल्कुल देसी सा भी दूं, तुम्हारे घर पे एक पानी की टंकी है, अगर उस पानी की टंकी में से अगर कोई एक गिलास पानी ले भी जाए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम पड़ेगी क्या। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसमें से थोड़ी सी चीज़ कोई बाहर ले जाता है, क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ता है ना। ठीक है, तो जिसकी कंसंट्रेशन कम ले रहे हैं ना उसी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। आगे बात समझ में। ये थे हमारे पास 4 मेथड। लास्ट मेथड बचता है भाई हमारे पास हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, क्या होता है, द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ। लेकिन वहाँ पर आपने क्या देखा था कि अगर जीरो ऑर्डर के लिए देखें तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, R0/2K, याद आया, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ निकाला था मैंने बताया था कि क्या होता है 0.693/K। यहाँ पर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है, नहीं करते टी हाफ। इन दो मेथड को देखकर हम क्या निकाल लेते हैं, टी हाफ का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो टी हाफ होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर n-1 के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात समझ में, चाहे पुट करके देख लो, यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए करेंगे तो यहाँ 0 -1 -1 आ जाएगा, 0 में से -1 करेंगे तो ऊपर जाएगी तो कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी 1। आ रही बात समझ में। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखें तो 1 - 1 0, किसी पावर 0 लेते हैं तो वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करी ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोपोर्शनल डिस्टेंस को उठाएंगे तो कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, K/C। अब मान लो हमारे पास है पहला, तुम्हारे पास 10 चीजें, अब पहला टी हाफ कब आएगा, जब कंसंट्रेशन कितनी हो जाए 10 से 5। पहला टी हाफ 1 कितना हो जाएगा भाई, K/C1 कंसंट्रेशन हो जाए। इसकी पावर क्या लेंगे हम, n-1। अब 10 से 5 होने पर टी हाफ आ गया। तो हमारा जो पहला टी हाफ 1 आएगा वो कब आएगा, जब कंसंट्रेशन 10 से कितनी हो जाए 5। तो यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी क्या, K/C1 की पावर n-1। अब दूसरा टी हाफ 1 कब आएगा, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 5 से 2.5। कहने का मतलब वहां पर टी हाफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, हमारे पास है K/C2 की पावर n-1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। कहने वाला टी हाफ 2 को टी हाफ 1 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू यहाँ पर K/C1 की पावर n-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो तुम, K कांस्टेंट से K कांस्टेंट कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारे पास, टी हाफ 2/टी हाफ 1 इक्वल टू, ये C1 घूम के ऊपर चला जाएगा तो C1/C2। यहाँ पर जो पावर सेम होती है तो हम क्या ले लेते हैं, इनको एक साथ ले लेते हैं। अब हमारा सारा मेन फोकस किसके लिए है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। कहने का मतलब इस n की वैल्यू को निकालने के लिए, है ना। तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अब लॉग ले लेंगे। अब लॉग लेते ही क्या फायदा हो जाएगा कि सबको पता है log a की पावर b किसके बराबर होता है, b log a। मतलब यहीं पे अगर लिख के दिखा दो अगले वाला स्टेप है कि n-1 आगे आ जाएगा ना, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की। तो ये जो इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाए क्या हो जाएगा,
डिवाइड में, तो n-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log ऑफ t हाफ 2 माइनस log ऑफ t हाफ 1। सबको पता है ना कि log a बाई बी किसके बराबर होता है, log a माइनस log a b। तो यहाँ पर आ गया समझ में, ठीक है। अब यहाँ से -1 उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इन 5 एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो सिर्फ बचता है एक तो टेम्परेचर और एक कैटलिस्ट, ठीक है, कि भाई इनको चेंज करने पर, इनको हम ऐड करने पर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।